गुड इवनिंग एंड वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे नए वीडियो में, जो कि है टॉपिक लाइफ प्रोसेस का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सारे डिटेल्स जो कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठिए साथ में, ताकि आप चेक कर सकें कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो आपको कितने समझ आ रहे हैं। आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी साथ में करते जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे फैक्ट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 है ये, लेकिन बायोलॉजी का पहला टॉपिक है और इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो अब इसको और डिटेल में पढ़ने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता चलेगा कि लाइफ प्रोसेसेस ही क्या होते हैं और हम उनको लाइफ प्रोसेसेस ही क्यों कह रहे हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे मेजर लाइफ प्रोसेसेस की जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया। फिर हम बात करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सबसे लेंदी लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन के बाद। इसके बाद फिर इसमें हमको 2 सिस्टम पढ़ने हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे अबाउट अनदर लाइफ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे लाइफ प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे और फिर हम एक एक करके इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है। जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो हमको कैसे पता चलता था कि सामने वाली कोई भी चीज़ रखी हुई है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो हमको कैसे पता चलता था, वो जगह अपनी जगह से मूव नहीं करती थी। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, अगर मैंने इसको टेबल पे रख दिया तो अब जब तक मैं इस पेन को खुद नहीं उठाऊंगी ये नहीं हिलेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आई विल बी मूविंग, है ना, मैं तो अपनी मर्जी से मूव कर रही हूँ। तो पहले मूवमेंट्स को हमने कंसिडर किया था कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लिविंग है। पर फिर क्या आया, प्लांट्स तो अपनी जगह से मूव ही नहीं करते, तो फिर वो कैसे लिविंग हो गए। क्यों लिविंग है, क्योंकि ये लाइफ प्रोसेसेस प्लांट्स में हो रहे हैं। ठीक है, धीरे से हमने डिस्कस किया और हमको फाइनली कंक्लूड हुआ कि जो प्रोसेसेस लाइफ के सस्टेनेंस को सपोर्ट करते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं और जिन ऑर्गेनिज्म में ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, सो आपको इस चैप्टर में इंक्लूडेड है 4 लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपने लाइफ प्रोसेसेस पहले भी पढ़े हुए हैं, ग्रेड 7th में आपने ये चैप्टर पढ़े हुए हैं इन द पार्ट्स। इसके अलावा आप ये चैप्टर के ऑलरेडी वीडियोस देख चुके हैं। तो ये वन शॉट वीडियो है तो आपको टॉपिक समझने में शायद और आसानी होगी। तो हम एक एक करके सारे लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर 6 में फूड चैप्टर था जिसमें हमें पता चला था कि फूड क्या है ना, फूड में क्या क्या ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के, जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर 7th में जब हम आए तो हमें पता चला कि उन न्यूट्रिएंट्स को कैसे इनटेक कर रहे हैं। तो यानी कि आप तो ऑलरेडी आपके पास वो नॉलेज है, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स सो दैट अ बॉडी कैन ग्रो, डेवलप और उसके अलावा रिपेयर हो सके बॉडी की, राइट। जैसे हमें चोट लग जाती है तो हमें प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि हमारी जो चोट है वो जल्दी ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। अब आपको पता है कि लिविंग सिस्टम में बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनके ऑर्गन्स जो है एक दूसरे से मैच नहीं होते। किसी के पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन है तो किसी के पास नहीं है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो न्यूट्रिशन एक ही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन अलग अलग तरह से परफॉर्म कर सकते हैं वो, डिपेंडिंग ऑन कि उनके पास किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट। ओके, सो जब ऑर्गेनिज्म अपने फूड का खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड। ओके, सारे न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में ही
प्रिपेयर हो रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी का वाइस वर्सा है हेट्रोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, हेट्रो मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफिक अगेन नरिशमेंट। तो जो ऑर्गेनिजम्स इन न्यूट्रिएंट्स को विद इन अ बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाते और दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड, वी कॉल देम हेट्रोट्रॉफ्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में आप इनकी डेफिनेशंस देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑन द अदर हैंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप एनिमल्स में देखते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करूं, कहीं किसी बुक में अगर आपको एग्जाम्पल मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग दैट। पर वो फिर इंसेक्ट्स का इंटेक क्यों कर रहे हैं? इंसेक्ट्स का इंटेक वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल कर पाएं। ओके, सो एनिमल्स आर मेजरली हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन डिटेल। सो एज आई टोल्ड यू, ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करें, जिसमें एग्जाम्पल हमने लिया है प्लांट्स का। सो प्लांट ऐसा कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऐसा क्या है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखूंगी तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमारे आसपास भी है, तो हम क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर पाते? क्योंकि हमारे पास वो पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। हमारे पास वो सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है जहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं। अब सेल ऑर्गेनेल सुनकर आपको ध्यान आया होगा आपका ग्रेड 9th में हमने पढ़े थे प्लास्टिड्स, जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो हमारे अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। एंड हाउ आर दे प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस भी आप दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना रहे हैं। पहला वर्ड है फोटो जिसका मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस जिसका मतलब होता है टू प्रिपेयर। तो लाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की मेजर डेफिनेशन आप देख लीजिए, है ना। द प्रोसेस in which green plant prepare their own food using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll। sunlight और chlorophyll जो है वो कंडीशन है, ठीक है। रिएक्टेंट्स के साथ हम कभी भी सनलाइट क्लोरोफिल को नहीं लिखेंगे, हम हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं जब रिएक्शन लिख रहे हो। अगर आपने रिएक्टेंट्स के साथ लिख दिया तो आपका रिएक्शन गलत होगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज द मेजर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा लीफ में प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि दूसरी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, जो जिसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, राइट। क्लोरोप्लास्ट साइट है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। और ये केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइजेशन करके हमने बनाया है ग्लूकोज, ओके, शुगर, और यू कैन कॉल इट ग्लूकोज एज वेल, ओके। देन 6 ऑक्सीजन जो कि रिलीज हो गए, आपको भी पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसके अलावा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर यहाँ 12H2O होगा तो ये इक्वेशन यहाँ तक है, और अगर मैंने यहाँ पे अगर यहाँ 12H2O है तो यहाँ पे मैं 6H2O और ऐड कर दूंगी, लेकिन अगर यहाँ 6H2O ही है तो फिर मैं यहाँ पे फर्दर ऐड नहीं करूंगी। हमें ध्यान रखना है हमेशा नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम होने चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, नहीं तो आपकी इक्वेशन को बैलेंस नहीं कंसिडर कर सकते, ओके। और फिर इक्वेशन के मार्क्स कट जाएंगे क्वेश्चन में।
आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को हमने रिएक्शन के फॉर्म में इतना इजीली लिख दिया है ना कि CO2 + H2O गिव्स ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन। लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल होता है? नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 मेन इवेंट्स हैं। सबसे पहला तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देन वी विल बी कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल्स, क्योंकि सोलर एनर्जी को एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, और फिर थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी? थर्ड स्टेप होगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये जो केमिकल एनर्जी है इसका यूज करके हम वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद हमारी लास्ट स्टेप है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट हो गए, ऑक्सीजन रिलीज हो गया इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो हाइड्रोजन बचा हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और हमें मिलेगा ग्लूकोज। ओके, सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस इज हाउ दीज आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, 4 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब 3 प्रोसेस में सनलाइट रिक्वायर्ड है, 3 स्टेप में सनलाइट रिक्वायर्ड है, तो उसको हम कह देते हैं लाइट रिएक्शन। और लास्ट वाला जिसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कहलाती है डार्क रिएक्शन। ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन। आई होप आप डिफरेंसेस लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स हैव अ लुक एट this. Here we are talking about the whole events that we have discussed just now. Okay, अब कहाँ है site of exchange? कहाँ से exchange हो रहा है आपकी gases? They are exchanging through the stomata. Stomata का बहुत important function है in the exchange of gases. Stomata कैसा appear करता है? Stomata is appearing like this. You can see द डायग्राम जिसमें 2 सेल्स हैं किडनी शेप, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर। सो गार्ड सेल्स जो होते हैं उनमें जो वाटर है प्रेजेंट वो डिसाइड करता है कि वो टर्जिड है या फ्लैसिड है, और गार्ड सेल की टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी डिसाइड करती है कि स्टोमेटा ओपन है या क्लोज है। ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग सपोर्ट कर रही है इनटू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट। ओके, so this is how we talk about the the process called photosynthesis. Now the next process is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition मैंने पहले भी बताया, the mode of nutrition in which organisms are dependent on others. अब heterotrophs यानी कि मैं भी heterotroph हूँ, लेकिन मेरे घर में अगर कोई ant है वो भी heterotrophy है because they are dependent on others, right? और अगर मैं एंट की बात नहीं करूं तो अगर मैं बात करती हूँ अमीबा जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी हेट्रोट्रॉफ है। अब देख लो तीनों का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, तो तीनों एक ही तरह से कैसे न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो फिर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग हो गए, मतलब कि दे आर बिलोंगिंग टू सेम कैटेगरी बट उसके भी सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। देन वी हैव सेप्रोट्रॉफिक इन विच द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज द फूड, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा अभी तो जब बारिशों का मौसम होता है तो अगर वुड काफ़ी टाइम तक मॉइस्ट रहती है तो उसमें है ना मशरूम ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि वो डीके हो रही है आपकी वुड। ओके,
सो द ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फंगाई इज द एग्जाम्पल। देन वी हैव अ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, अनवांटेड गेस्ट, है ना, यानी कि वो पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बैलेंस डाइट का इंटेक किया, लेकिन मेरी बॉडी में कोई पैरासाइट है और उसने मेरे न्यूट्रिशन को क्या किया, लाइक मेरे न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर लिया। मतलब मैंने तो अपने आप को प्रोवाइड की थी वो चीज़, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं, ठीक है। सो पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि होस्ट पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए। अब पैरासाइट्स होते हैं वो सुपरफिशियली भी प्रेजेंट होते हैं, विद इन द बॉडी भी प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है प्लांट्स भी पैरासाइटिक होते हैं। ये कस्कूटा जो एग्जांपल है वो प्लांट पैरासाइट है, और टिक्स जो है खटमल कहते हैं शायद उन्हें, है ना। तो इसके अलावा जुएं जो सर में हो जाते हैं, लाइस, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। सो दिस इज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि टाइप ऑफ अ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्यों पढ़ रहे हैं हम डिटेल में, क्योंकि हमें पढ़ना है अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ओके। सो यू कैन सी द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। इंजेशन में वी आर टेकिंग इन द फूड, then we have digestion in which the complex food is converted और breakdown हो रहा है इनका सिंपलर में, और एब्जॉर्प्शन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में ऐड होंगे और ब्लड स्ट्रीम से पहुंचेंगे टिश्यूज में, और टिश्यूज के थ्रू देन दे विल बी एसिमिलेटेड। एसिमिलेशन मतलब कि अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करेंगे फाइनली, उनसे क्या पर्टिकुलर आउटकम है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स है आपके एनर्जी का, तो कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन क्यों करेंगे हम, ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। फैट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं आपकी बॉडी में, इंसुलेट करते हैं, तो फैट्स का यूटिलाइजेशन वहां होगा। प्रोटीन्स को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो इससे आपकी बॉडी का बिल्डअप होगा, आपकी जो भी इंजुरीज होंगी उनकी रिपेयर होगी, राइट। सो एसिमिलेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड देन द डाइजेशन। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इजेशन कहा, ठीक है। सो ये सभी क्या है, स्टेप्स है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। अब हम बात करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। अमीबा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बेसिकली बॉडी उनका प्रोमिनेंट शेप नहीं होता, उनकी बॉडी का शेप चेंज होता जाता है, ठीक है। दे आर चेंजिंग देयर बॉडी शेप, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये फूड पार्टिकल है, और फूड पार्टिकल को इनटेक करने के लिए इन्होंने फॉल्स फीड यानी कि स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है फीट, ओके। देन द फूड वैक्यूल विल बी फॉर्म्ड एज सून एज फूड को ट्रैप्ड कर लिया, तो ये वो जो वॉल है ये क्लोज हो गई। अब हमें मिला फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल पे एंजाइमेटिक एक्शन होगा लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स जो है उनमें डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्ट करेंगे इस फूड वैक्यूल पे और कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे कि फूड के ट्रैपिंग के लिए स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो इजेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि अमीबा में भी इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ। अब एसिमिलेशन कैसे हुआ, तो एसिमिलेशन हुआ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी ब्लड वगैरह तो नहीं है, तो कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे न्यूट्रिएंट्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू साइटोप्लाज्म, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और रिजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में डिटेल में भी दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट कंटेंट फॉर यू, ओके। अब अमीबा के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस। ह्यूमंस को हम कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास वेल डेवलप्ड सिस्टम है, पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव, ओके। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है।
ठीक है। आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, जो कि एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स है ना कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कि सिक्रीशन कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस का। इसके अलावा एक तरह के ग्लैंड्स और केमिकल मैसेंजर रिलीज करते हैं जो आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। आई होप आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वीडियो भी देखा होगा। ठीक है। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना हुआ है? दो चीज़ों से, ऑर्गन्स एंड आपके ग्लैंड्स। ठीक है। अब ऑर्गन्स जो है वहाँ पे आ जाएगा माउथ, माउथ के बाद आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन होता है इनटू जे शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड स्टमक। फिर हम स्टमक के बाद अगर बात करें तो स्टमक के बाद होती है इंटेस्टाइन, और दो तरह की इंटेस्टाइन होती है, एक होती है स्मॉल और एक होती है लार्ज। ओके। अब स्मॉल को हम स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायामीटर छोटा है, और लार्ज को हम लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायामीटर बड़ा है, जबकि लेंथ में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट द लॉन्गेस्ट वन। ओके। अब जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो सबसे पहले मैं माउथ से ही शुरू करती हूँ। तो माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? वहाँ पे प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड। ओके। अब ये सलाइवरी ग्लैंड यहाँ माउथ में है। दूसरा ऑर्गन क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। ईसोफेगस का एक ही काम है, फूड को माउथ से लेकर कहाँ जा रहे हैं? स्टमक की तरफ। ओके। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टमक। स्टमक जो है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है जिसकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है ग्लैंड जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उससे तो दो ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं और इंटरनली भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है उसमें। तो जो दो ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड हैं वो हैं लिवर, पैंक्रियास, ओके, एंड देन द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है। तो ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर बना रहे हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां आपका इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारे प्रोसेसेस होने वाले हैं। ठीक है। तो कहाँ कौन सा प्रोसेस होता है, आइए अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लो चार्ट जो कि आपको ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए है। आप देख रहे हो सबसे पहले तो माउथ है, तो माउथ में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इंजेशन हो रहा है। ठीक है। अब फूड को मैंने इंजेस्ट कर लिया और टीथ की हेल्प से मैंने उसको च्यू कर लिया, और मैंने टेस्ट किसकी हेल्प से किया? टेस्ट किया मैंने टंग की हेल्प से, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट है टेस्ट बड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा कि जो मैंने खाया है वो टेस्टी है या नहीं, है ना। सो अब क्या हुआ? टीथ ने फूड को च्यू करने में हेल्प कर दी, टंग ने सलाइवा के साथ फूड को मिक्स किया। अब ये सलाइवा कहाँ से आया? सलाइवा आया है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड जो है ना वो एक जगह नहीं, आपके माउथ में 3 जगह अलग अलग लोकेटेड होते हैं। तो आप कभी अब मुंह में पानी आ रहा हो तो एग्जामिन करना कि एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है। तो टंग के नीचे से, ईयर के कॉर्नर्स में, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा को पोर कर रहे हैं आपके माउथ में। सलाइवा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो कि न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है। अब सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। आपके पहले स्टेप ऑफ डाइजेशन माउथ में ही हो रहा है। कैसे? स्टार्च को हम शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सलाइवरी अमाइलेज। एज सून एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स इन माउथ, अब आपका फूड सॉफ्ट हो चुका है, इंजेस्ट करना उसे और इजी है, तो वी विल बी स्वेलोइंग, और अब ईसोफेगस के थ्रू फूड पहुंचेगा स्टमक में। ईसोफेगस में मैंने पहले भी बताया कि कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। ईसोफेगस का क्या रोल है? ईसोफेगस का रोल है कि वो फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाएगा। स्टमक जो है वो जे शेप्ड ऑर्गन है। अब इसके इनर वॉल में प्रेजेंट होता है एक स्पेशल ग्लैंड जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहता है ना वो फूड का मीडियम चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिलीज हम गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो रिलीज कर रहा है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी HCl की।
जब सलाइवा से आपका फूड रिएक्ट हुआ था तो फूड का मीडियम क्या था? फूड का मीडियम था न्यूट्रल, क्योंकि सलाइवा का मीडियम भी न्यूट्रल था। अब आपके फूड का मीडियम हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि HCl के कांटेक्ट में आ जाएगा। सो HCl विल मेक मीडियम ऑफ द फूड एसिडिक एंड ऑल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो आपके फूड में किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनको ये वहीं किल कर देगा, डिसइंफेक्ट कर देगा। अब एक बात बताओ कि एसिड जो है वो कोरोसिव नेचर की होती है, ये तो आपको पता है। अगर आपके स्टमक में एसिड ही एसिड है तो आपके स्टमक को प्रोटेक्ट कौन करेगा उस एसिड के इफेक्ट से? म्यूकस करेगा, ठीक है। म्यूकस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द एसिड लाइक योर स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। अब पेप्सिन का क्या रोल है? तो पेप्सिन तो पहले एकदम आलसी की तरह पड़ा हुआ है, पेप्सिनोजन की तरह, ठीक है। जैसे फिर HCl ने फूड का मीडियम चेंज किया तो फिर अब ये पेप्सिन एक्टिव होकर क्या बन गया? लाइक पेप्सिनोजन एक्टिव होकर क्या बन गया? पेप्सिन बना। पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है। तो फूड का मीडियम चेंज हुआ, पेप्सिन ने उस पर काम किया तो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए इनटू पेप्टोन्स। Now we will be moving ahead and learning about the process of digestion in small intestine. अब small intestine के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि longest part है, लेकिन क्योंकि इसका diameter छोटा होता है इसलिए आप इसको small intestine कहते हो। small intestine के 3 parts होते हैं, duodenum, jejunum और ileum। duodenum जो है सबसे पहला पार्ट है जहाँ पे 2 डक्ट आ रही हैं, 2 बड़े बड़े ग्लैंड से। पहला ग्लैंड है लिवर से जो सिक्रीशन है वो गॉल ब्लेडर में जाएगा और गॉल ब्लेडर से जो डक्ट है वो आएगी डिओडेनम में, ठीक है। जो डक्ट आ रही है गॉल ब्लेडर से उसे हम कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। और लिवर क्या रिलीज कर रहा है? बाइल जूस रिलीज कर रहा है, जिसको स्टोर कौन कर रहा है? गॉल ब्लेडर कर रहा है। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। लिवर जो है वो सिक्रीशन करता है, गॉल ब्लेडर जो है वो स्टोरेज करता है, और बाइल डक्ट जो है वो लिवर से नहीं गॉल ब्लेडर से आ रही है, ठीक है। गॉल ब्लेडर लेकर आ रहा है बाइल जूस को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब बाइल जूस एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन वो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल्स को सिंपल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर ये फूड का मीडियम अल्कलाइन भी कर रहा है। अच्छा, ये फूड का मीडियम बार बार हम चेंज क्यों कर रहे हैं? एक क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो ना, हर स्टेप पे अलग अलग एंजाइम आके काम कर रहे हैं। तो एंजाइम बहुत प्रिसाइज होते हैं कि वो किस मीडियम पे काम करेंगे। जिस एंजाइम को न्यूट्रल मीडियम पे काम करना है वो न्यूट्रल पे ही करेगा, और जिसको एसिडिक पे काम करना है वो एसिडिक पे ही करेगा। तो इसलिए बार बार हर जगह फूड का मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है। पहले क्या था? न्यूट्रल, उसके बाद हुआ एसिडिक, अब होगा अल्कलाइन। अल्कलाइन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक और ग्लैंड एसोसिएटेड है डिओडेनम से, जिसे हम कहते हैं पेंक्रियास, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। वो रिलीज कर रहा है पेंक्रियाटिक जूस, और ये पेंक्रियाटिक जूस जो है ये मोस्ट पोटेंट डाइजेस्टिव जूस है, यानी कि सबसे ज़्यादा पार्ट ऑफ डाइजेशन पेंक्रियाटिक जूस से ही होता है। तो पेंक्रियाटिक जूस कई सारे एंजाइम्स होते हैं उसमें, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन उसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियेज उसमें प्रेजेंट है, माल्टेज, ठीक है, जो कि आपके फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। मेजर ब्रेकडाउन यहाँ हो गया। अब जैसे ही पेंक्रियाटिक जूस का एक्शन हुआ, फूड अब सेकेंड पार्ट में गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो कि है जेजुनम, और जेजुनम की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी अब क्या कर रहे हैं? इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट को उसके सबसे सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैट्स को उसके सबसे सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और प्रोटीन्स को उनके सबसे सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि अब आपके फूड जो है कॉम्प्लेक्स वाला अब बिल्कुल एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है, ठीक है। तो जेजुनम में डाइजेशन पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब फूड पहुंचा थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम कहते हैं इलियम। इलियम में प्रेजेंट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से, जिनको हम कहते हैं विलाई। पता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से होल्ड करूँगी तो इट्स ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, बट अगर मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया तो थोड़ी जगह में उतना पूरा
ऑक्यूपाई हो गया, तो ये जो फोल्ड्स हैं दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दे आर थिन एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, तो आराम से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड में जाएंगे और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको अब कहाँ पहुँचाना है, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में। अच्छा ठीक है, अभी अनडाइजेस्टेड वेस्ट तो है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्ट ऐसे भी हैं जिनको रीएब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट है सीकम, कोलन एंड देन रेक्टम। जो सीकम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट कोलन। कोलन जो है वो वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, और फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट, फाइनली द वेस्ट इज गोइंग टू रेक्टम, जहां वो टेम्पररीली स्टोर्ड रहेगा, और इसके बाद फिर एनस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी इजेस्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट, इजेशन एक्सक्रीशन 2 अलग अलग प्रोसेस है। आप देख रहे हो ना, इजेशन में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जब हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके अलग अलग ऑर्गन्स की फंक्शनिंग क्लियर हो गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, जो कि है रेस्पिरेशन। ओके, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि हम अब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो, हम अभी तक सोचते थे कि रेस्पिरेशन बस यही है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, बट ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं होता, ठीक है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होती है वो, जब आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग के बाद का स्टेप है रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक सेल्यूलर प्रोसेस है, जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स फूड का इनटू सिंपलर वन, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो कर रहे हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन कैसे 2 अलग टाइप की होती है, रेस्पिरेशन 2 अलग टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहे हैं, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो एब्सेंस में होती है उसे हम एनारोबिक कहते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डिफरेंसेस आ जाते हैं कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, और ये 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछते हैं, तो आपको मिनिमम 3 डिफरेंसेस पता होने चाहिए बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो रेस्पिरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या फिर एब्सेंस में हो रहा है, उसके बेस पे आप रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स पढ़ोगे, ठीक है। सो व्हाट आर दोस 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। इस फ्लो चार्ट में आप आराम से देख पा रहे होंगे कि मैंने इस पूरे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर दिया है इनटू डिफरेंट पार्ट्स। आप देख सकते हो ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन ही रहा है, ठीक है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो, तो ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, और इस प्रोसेस को मैं कहूंगी ग्लाइकोलाइसिस, जो कि कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में, अब अगर ये ब्रेक डाउन आगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और इस प्रोसेस से मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। सो ये वाला पार्ट है मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। अब मैं बात करूंगी एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि है या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट जो है, अगर ये पूरा प्रोसेस इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगी इन लैक ऑफ, लैक कैसे हो गया, यानी कि ऑक्सीजन थी बट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है।
तो ये कंडीशन कब होती है, जब हम जैसे सपोज मैंने किसी डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और मैंने जोर शोर से उसकी तैयारी की, ठीक है, अब मैं तैयारी करने में इतनी बिजी हो गई कि मैं फिर थक गई, और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे मसल्स को ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सफिशिएंटली वहाँ नहीं पहुँचा, तो क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इथेनॉल नहीं हुआ, तब बना लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और आपको पता है ये लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है, इसी वजह से अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, स्पोर्ट्स में, डांस में, तो फिर जब हम प्राइमरीली प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना 2-4 दिन, जब तक आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत नहीं है, आपको क्रैम्प्स होते हैं, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है मसल्स में, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। तो अगली बार से कोई फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करेंगे तो बी रेडी कि ये तो होता ही है, दिस इज अ पार्ट, है ना। सो आई होप ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए हैं आपको एरोबिक एनारोबिक के। और अगर आपको और सिस्टमैटिक वे में चाहिए तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द process of breakdown takes place in presence of oxygen and you are getting carbon dioxide, water and energy। और एनर्जी यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होती है, यानी कि टोटल 38 ATP आप देख पा रहे हो। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और आपकी बॉडी में एनर्जी करेंसी कहलाती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। तो 38 ATP, कहीं कहीं आप 36 भी देख सकते हो किसी बुक में। सो 38 और 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन भी नहीं होता है। आपको इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल रही है, एनर्जी बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि सिर्फ 2 ATP बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से 3 डिफरेंसेस फ्रेम कर सकते हो और 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस इन द ब्रीदिंग रेट, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है उसका ब्रीदिंग रेट उस पर हाईली डिपेंड करता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट? क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि वो किस चीज़ पर डिपेंड है, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। लेकिन टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, स्लो होता है। ये आपको एक क्वेश्चन भी है इन टेक्स्ट कि दोनों के ब्रीदिंग रेट में डिफरेंस क्यों होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि डिफरेंसेस क्यों होते हैं, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करते हैं। हमने न्यूट्रिशन में भी देखा था, उनके पास क्या था, स्टोमेटा के थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे थे। तो ब्रीदिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हो रहा है प्रैक्टिकली, फोटोसिंथेसिस में तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो रहा था। लेकिन जब ये ब्रीदिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ही इनटेक होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही प्लांट भी फूड का ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। सो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और स्टोमेटा कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, लेंटिकल्स में है, इसके अलावा रूट्स के जनरल सरफेसेस में है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, राइट। और ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। हमारे बॉडी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि स्टार्ट हो रहा है विद these nostrils, these 2 openings known as nostril, which will be opening into this chamber called nasal chamber. Nasal chamber आगे जाके open होता है into larynx and pharynx, pharynx and larynx. Then we have the trachea, the tube-like structure that you can see over here, जो कि C-shaped cartilaginous ring से कवर्ड है, जो कि सपोर्ट कर रहा है, इसको स्टेबल रखने का काम कर रहा है। ये ट्रैकिया डिवाइड होता है इनटू 2 पार्ट्स, लाइक 2 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, और दोनों को आप कह रहे हो ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एंटर हो रहे हैं इनटू द ऑर्गन कॉल्ड लंग्स। लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, ब्रांच हो रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट है एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स के एंड में प्रेजेंट है एल्वियोलाई, जो कि है फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लंग्स। यहाँ पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब आप बात करते हैं डायफ्राग्म की। डायफ्राग्म जो है मस्कुलर शीट है, जो कि लंग्स के नीचे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो डायफ्राग्म है ये थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को
सेपरेट करने का काम करता है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीटली इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब ये डायफ्राग्म नीचे की तरफ स्ट्रेच होता है तो लंग्स में एयर फिल इन होती है, और जब डायफ्राग्म रिलैक्स होता है तो उस टाइम पे एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। सो जो मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्म है उससे आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने बचपन में एक एक्टिविटी भी की थी कि आपने एक शीट ले ली थी और बलून्स को इस तरह से अरेंज किया था जैसे वो लंग्स अपीयर करें। जब आप उस शीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो हवा उस बलून्स में फिल इन होती है, जब आप उसको छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हवा बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। सो इस तरह से आप लंग्स में किस तरह से एयर का मूवमेंट हो रहा है इसको बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा पाथवे है आपके ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचने का, एल्वियोलाई तक पहुँचने का। एल्वियोलाई है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? क्योंकि यहाँ पे ही ये रिचली सप्लाइड है ब्लड कैपिलरीज से, ये थिन है, ये इसमें ज़्यादा स्पेस है। स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, जैसे विलाई में हमने पढ़ा था कि विलाई के जो फोल्ड्स होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से एल्वियोलाई जो है वो थिन है, रिचली सप्लाइड है विद ब्लड कैपिलरीज, और उसका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से होता है, ठीक है। अब या एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं ग्रेड 9th में, अबाउट दी व्हाट वी हैव लर्नड इन ग्रेड 9th। हमने पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी पर डिपेंड करता है। जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा है तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी टुवर्ड्स योर ब्लड। उसी तरह से जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स योर एल्वियोलाई, ओके, एंड देन इट विल बी रश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। इसी तरह से डिफ्यूजन के कारण जो एल्वियोलाई होता है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। अब जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? जैसे कि मैंने ब्रीद इन किया तो चेस्ट कैविटी जो होती है वो एक्सपैंड होती है क्योंकि लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में मेरे डायफ्राग्म जो रहता है वो, क्योंकि लंग्स की वॉल्यूम बढ़ रही है तो वो फ्लैट हो गया, ठीक है। और जब मैंने ब्रीद आउट किया तो मेरी जो चेस्ट कैविटी है वो श्रिंक हुई क्योंकि लंग्स जो है वो एयर को रिलीज कर रहे हैं। तो रिब्स भी आपस में क्लोज हुए, इनवर्ड्स आए, और डायफ्राग्म का शेप क्या हो गया? डोम शेप्ड हो गया। तो ये डिसाइड करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहे हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एल्वियोलाई इज द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। एल्वियोलाई इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। अब यहाँ पे ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है ऑक्सीजन, ओके। अब ब्लड में ऐसा क्या प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन नाम का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ओके। इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी और हमें मिलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होते हैं उसी फॉर्म में ये टिश्यू में पहुंचेंगे, टिश्यूज के थ्रू अब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। फिर हीमोग्लोबिन विल बी अगेन फ्री और वो जाकर दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम बॉन्ड बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ, बट ऑक्सीजन ज़्यादा बॉन्डिंग करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली डिसॉल्व फॉर्म में ही प्रेजेंट है ब्लड में और ब्लड के थ्रू ही डिफ्यूज हो रहा है टूवर्ड्स द एल्वियोलाई। सो हाउ द gases are traveling from one part of the body to other? They are traveling via blood. Oxygen is traveling by associating with hemoglobin और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है जब वो आराम से ब्लड में डिसॉल्व हो, ठीक है।
और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यू टू टिश्यू डिफ्यूजन के बेसिस पे होते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है देयर विल बी मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देयर विल बी मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस की तरफ जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट्स स्विच टू ट्रांसपोर्टेशन नाउ। ओके एवरीवन, सो नाउ वी आर डन विथ रेस्पिरेशन एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ अनदर लाइफ प्रोसेस विच इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन से हम क्या समझते हैं? बचपन में हमने क्या पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम यूज करते हैं जिस भी तरीके को, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम बचपन से पढ़ रहे हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन टर्म आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर सिंथेसिस टू द रीजन ऑफ देयर डिमांड। जहां वो बन रहे हैं, जहां से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां से हम उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? जहां उनकी पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि न्यूट्रिशन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है विलाई में, और न्यूट्रिएंट सारे ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच रहे हैं? दे आर रीचिंग टू योर बॉडी टिश्यूज, जहां पे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर सिंथेसिस टू द रीजन ऑफ देयर डिमांड। सभी ऑर्गेनिजम्स अपने सेल्यूलर लेवल या स्ट्रक्चरल लेवल के हिसाब से ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसकी वजह से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से वी ह्यूमंस हैव वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी, ओके, और यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर बॉडी। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो दो तरह के सिस्टम से मिलकर बनता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। तो पहला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसके बारे में बात करेंगे हम इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसमें इंक्लूडेड है आपके ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लिम्फेटिक सिस्टम में हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ के बाद होता है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स, ओके। सो लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स। सो ये हमने कवर करे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इन दोनों सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी में प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इन सिस्टम्स के बारे में डिटेल में अब हम पढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एज you can see the cardiovascular system and the lymphatic system we have. Now the very first system that we are going to discuss is cardiovascular system. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ब्लड। ब्लड क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ योर बॉडी। वाई आर वी कॉलिंग इट टिश्यू? क्योंकि जो ब्लड है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सो ग्रुप ऑफ सेल्स है, मैट्रिक्स है यानी कि प्लाज्मा है जिसमें सेल सस्पेंडेड है। सो इसलिए ये टिश्यू है, ओके। सो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड वाई इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि 9th में हमने पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, जो कि आपके एक बॉडी टिश्यू को दूसरे बॉडी टिश्यूज से कनेक्ट करते हैं। और ब्लड तो ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और सभी तरह के टिश्यूज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज दैट कंप्राइजेस ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों ही अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। आरबीसी के पास प्रेजेंट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जा रहा है। देन वी हैव
कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, लेकिन ज़्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन की है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली डिसॉल्व फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, कलेक्ट होती है, राइट। मूविंग टूवर्ड्स WBCs, तो WBCs को हम और क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। व्हाई आर वी कॉलिंग देम सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी? क्योंकि ये हमारी बॉडी के किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट बैक करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड लॉस को, बिकॉज ये प्रमोट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, ओके। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी अगर आपको इंजरी हो गई है तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे एक नेटवर्क टाइप का, जेल टाइप का क्लॉट आप ऑब्जर्व करेंगे। बाय, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट कर देते हैं, वहाँ नेटवर्क बन जाता है जो कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। प्लाज्मा वो मीडियम है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक गैसेस अलग अलग जगह तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये था अबाउट द ब्लड। नेक्स्ट वी हैव इज द heart. What is heart? Heart is a very important pumping organ of your body. Heart जो है वो मिलकर बना हुआ है स्पेशलाइज्ड मसल से, जिनको कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है, जो कि थ्रू आउट द लाइफ काम करते हैं। अब हार्ट सभी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप का हो सकता है। लाइक यू कैन सी फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। मतलब हार्ट के अंदर चैम्बर्स हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ह्यूमंस में 4 चैम्बर्स हैं तो सभी ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर्स होंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म व्हाट विल बी द नंबर ऑफ चैम्बर्स प्रेजेंट इन देयर हार्ट, ओके। अब हार्ट जो है वो मेजर पंपिंग ऑर्गन है आपकी बॉडी का। मैंने बताया इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यूज, दैट्स व्हाई हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक। नाउ एक मेम्ब्रेन होती है हार्ट के आसपास जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर मेम्ब्रेन, ओके। अब कार्डियोवास्कुलर मेम्ब्रेन जो रहती है इसके और हार्ट के बीच में फ्लूइड फिल होता है। इधर पे मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड आपके हार्ट को मॉइस्ट रखता है, ठीक है। इट कीप्स योर हार्ट मॉइस्ट सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रमोट हो सके। इसके अलावा जब हार्ट रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तो इस मेम्ब्रेन के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में आके फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, ठीक है। ऑल्सो दीज आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल शॉक। ये शॉक को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द हार्ट। नाउ लेट्स गेट अ डिटेल लुक ऑफ योर हार्ट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन हार्ट एज यू कैन सी। सो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ कि ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, okay. Now there are 4 chambers in your heart. आपके हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो पहला चैम्बर है ये है राइट एट्रियम, देन वी हैव इज द लेफ्ट एट्रियम, ओके। देन हियर यू कैन सी इट्स अ राइट वेंट्रिकल, left atrium, and this is the left ventricle, okay. So आप देख सकते हैं कि जो ब्लड है वो वेना कावा से हार्ट में एंटर हो रहा है, ठीक है। इट इज कमिंग फ्रॉम बॉडी। वेना कावा जो होता है वो सुपीरियर और इंफीरियर दोनों तरफ से ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड ब्रिंगिंग ब्लड टू फर्स्ट राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम बॉडी, बॉडी से आ रहा है यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू वेंट्रिकल एंड द वेंट्रिकल विल टेक इट टू द लंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, ठीक है। Then the oxygenated blood will be returning back to your heart in the left atrium, okay, and then going to left ventricle. Through the ventricle it is going to your body, okay. So अभी हमने क्या क्या देख लिया इसमें? हमने देखा कि आपके हार्ट में क्या क्या है। पहले तो 4 चैम्बर्स हैं, यानी कि
2 एट्रियम्स हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं। जो एट्रियम्स होते हैं दे आर द रिसीविंग चैम्बर ऑफ योर हार्ट, दे आर ऑलवेज रिसीविंग ब्लड, ये हमेशा ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड वेंट्रिकल्स जो रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है, जैसे कि राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स में फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू योर body. Okay, so this is how there are 4 chambers in your heart. Now there are walls present between the atrium and ventricle. Okay, आपके हार्ट में आप देखेंगे तो आपको बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड 2 वॉल्स दिखेंगे, ठीक है। ये जो वॉल्स होते हैं दे आर बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। दीज वॉल्स आर प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये क्या कर रहे हैं, ब्लड को पीछे की तरफ जाने से रोकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये सेप्टम जो दिख रहा है, सेप्टम इज ऑल्सो नोन एज डिवाइडिंग वॉल, क्योंकि ये आपके डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं आपके हार्ट से, सो हमने क्या पढ़ा ब्लड वेसल्स में, सबसे पहले मैंने बताया वेना कावा के बारे में। वेना कावा क्या करते हैं, दे आर कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड टेकिंग इट टू राइट एट्रियम। देन वी हैव पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, पल्मोनरी आर्टरी विल टेक ब्लड टू लंग्स ताकि ब्लड ऑक्सीजनेट हो पाए, ठीक है। देन वी हैव पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो है हार्ट से में ब्लड को वापस लेके आ रहे हैं फ्रॉम लंग्स, ओके। देन वी हैव सिस्टमैटिक एओर्टा। ये सिस्टमैटिक एओर्टा ब्लड को हार्ट से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए लेके जाते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स हैं। 4 चैम्बर्ड आर देयर इन योर हार्ट, walls are there in the heart, that is bicuspid, tricuspid and septum. Bicuspid, tricuspid are between right atrium and ventricle and left atrium and ventricle. They are preventing the back flow of the blood. Septum is preventing mixing of deoxygenated and oxygenated blood, and these blood vessels are bringing blood to the heart, taking it away to the lungs for the process of oxygenation, then again bringing back to the heart, and then again taking it back to the body. This is how the heart is. Okay, I hope structure of heart recall हो गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं about the next thing, that is the blood vessels, है ना। blood carry कैसे होता है आपकी बॉडी में, so blood is carried with the help of blood vessels. We have artery, veins and capillaries. arteries का क्या रोल है, arteries are the blood vessels जो कि है thick और डीप सीटेड है आपकी बॉडी में। आप आर्टरीज को नहीं देख पाते हो, राइट। अब ये थिक है, यानी कि ऐसे थिकनेस बताती हूँ मैं आपको। सो दिस इज द थिकनेस ऑफ आर्टरी एंड यू कैन सी दिस इज द ल्यूमेन विच इज वेरी स्मॉल। तो इस स्मॉल ल्यूमेन से ब्लड प्रेशर से फ्लो होता है। क्यों आर्टरी में ब्लड प्रेशर से फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है थ्रू आउट द बॉडी, ओके। सो आर्टरीज आर थिक, deep seated, they have small lumen, blood is flowing with pressure in them and they have no valves, okay। उनमें किसी तरह की कोई valves नहीं होते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि अभी हमने देखा था, पल्मोनरी आर्टरी, ओके। वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जा रही थी लंग्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट वेन्स। सो वेन्स सुपरफिशियल होती हैं और दिख जाती हैं ना, आजकल तो बहुत ट्रेंड है वेन्स को बिल्डअप करने का, राइट। सो वेन्स आर सुपरफिशियल, दे आर थिन, यानी कि इस तरह से बात करेंगे हम। सो दिस इज सपोज द thickness of veins. You can see the lumen is broader, so blood is flowing with less pressure slowly. Also they have walls in them which are preventing again the back flow of the blood. ठीक है, so arteries and veins I hope clear, लेकिन यहाँ भी एक exception था, pulmonary vein is an exception जो कि oxygenated blood को carry करती है,
ठीक है। आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं लिखने के लिए, तो अभी मैंने आपको मिनिमम 5 डिफरेंसेस बताए हैं, तो आप 3 तो एग्जाम में लिख ही सकते हैं आराम से। नाउ अब ये जो आर्टरी वेन्स होते हैं ना, ये आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनटू थिन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सपोज ये मेरी आर्टरी है और ये डिवाइड हो गई इनटू आर्ट्रियोल्स। अब ये जो आर्ट्रियोल्स हैं ये फिर आगे जाके रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए इनटू कैपिलरीज, ठीक है। अब ये कैपिलरीज आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे वेन्यूल्स को और ये वेन्स जो को जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है। सो कैपिलरीज इन बिटवीन रहते हैं, ये टिश्यूज में ब्लड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन है मेजर टिश्यूज में लेकर वो ये करते हैं, यानी कि आर्टरीज जो है वो मेन लाइन है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इनटू द कैपिलरीज ताकि टिश्यू में सेल को पहुंचाया जा सके और टिश्यू से ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आया जा सके, यानी टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाया जा सके और टिश्यू से ब्लड को कलेक्ट किया जा सके। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, okay. Now the collectively they are helping, like I told you about the blood vessels that are connected, I am recalling them again. सबसे पहले आप बात करेंगे वेना कावा की, जो कि सुपीरियर और इंफीरियर दोनों होते हैं, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। देन वी हैव पल्मोनरी वेन एंड देन वी हैव सिस्टमैटिक एओर्टा, ओके। यहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी, जहाँ से ब्लड जा रहा है लंग्स में वहाँ पे भी वॉल्स होते हैं, और जहाँ से ब्लड जा रहा है बॉडी में वहाँ पे भी वॉल्स होते हैं, विच आर रेगुलेटिंग अगेन द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डबल सर्कुलेशन। एज ब्लड इज पासिंग इन योर हार्ट ट्वाइस, ओके। ब्लड जो है आपके हार्ट से 2 बार पास हो रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड एक बार ऑक्सीजनेटेड, सो इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके अलावा इस पूरे डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, इसलिए भी आप इसको डबल सर्कुलेशन कह सकते हो। पहला सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ओके। सो डबल सर्कुलेशन को हम डिटेल में लेट्स हैव अ लुक here. So as we can draw in the flow chart, so from the body the deoxygenated blood is coming to vena cava, ठीक है। बॉडी से आया वेना कावा में, वेना कावा से ब्लड पहुंचा है टू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से इट इज रीचिंग टू राइट वेंट्रिकल। नाउ फ्रॉम द पल्मोनरी artery it is reaching to lungs for oxygenation, ठीक है। अब ऑक्सीजनेशन के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे आया, इट इज रीचिंग टू पल्मोनरी वेन, और अब कहाँ पहुंचा, टू द लेफ्ट एट्रियम, and from the left atrium to the left ventricle and then to the body by systemic aorta, ठीक है। सो इस तरह से आप देख रहे हो, अब यहाँ पे 2 बार हार्ट में ब्लड आया है, तो जब राइट वेंट्रिकल से यहाँ लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड का मूवमेंट होता है तो दिस इज कमिंग अंडर पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड देन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल the blood is distributed to the body, then वो deoxygenated blood वापस से राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दोनों टाइप के सर्कुलेशन को टुगेदर वी कॉल डबल सर्कुलेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द ट्रांसपोर्टेशन in the lymphatic system. So lymph is another fluid, okay. Lymph जो होता है it has plasma, it has WBC, it has
प्लेटलेट्स एज वेल. व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन लिव इज आरबीसी. ठीक है, लिम्फ जो है उसमें लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लिम्फ नोड से, वो आपके इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. लिम्फ को आप बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कह सकते हो, जो कि ब्लड कैपिलरीज से ही लीक हो जाता है. और कहाँ पे मिलता है? लिम्फ वेसल्स में. जैसे ब्लड वेसल्स को ब्लड कैरी करते हैं, वैसे ही लिम्फ वेसल्स जो हैं वो लिम्फ को कैरी करते हैं थ्रू आउट योर बॉडी. और लिम्फ नोड्स बना रहे हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी के लिए. ओके, लिम्फ नोड्स को हम प्राइमरी इम्यून ऑर्गन्स भी कहते हैं. और लिम्फ नोड्स, लिम्फ और लिम्फ वेसल कलेक्टिवली क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं पूरा लिम्फेटिक सिस्टम. स्टूडेंट्स, आपकी बुक में आपको सिर्फ लिम्फ मेंशन्ड है कि लिम्फ क्या होता है? इट्स एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड व्हिच इज लीकिंग फ्रॉम द capillaries only, and it will be added back to the blood only so that the volume of blood can be maintained. Okay, ये कुछ फैट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. ठीक है, so I hope that is clear to you. Now we have is the transportation in plants. चलिए, तो as plants भी कैसे पीछे रहेंगे? वो भी लिविंग है और वो भी सारे लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको भी न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है. उनके अंदर भी होना चाहिए मेटाबॉलिक गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, उनके अंदर भी होता है वाटर और मिनरल का सर्कुलेशन. सो कैसे हो पाता है प्लांट्स में? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा. वो क्या थे? जाइलम एंड फ्लोएम. ये अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जाइलम फ्लोएम के बीच में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. जाइलम क्या होता है? जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यूज जिसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं. क्या कंपोनेंट्स होते हैं इनके? इनके कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकियार्ड. ओके, then they have xylem fiber and xylem parenchyma. ठीक है, तो क्योंकि हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है उनकी बात करते हैं. तो आउट ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स, जाइलम वेसल और ट्रेकियार्ड्स कलेक्टिवली बनाते हैं ट्रेकियारी एलिमेंट्स. ओके, और ये ट्रेकियारी एलिमेंट्स अल्टीमेटली हेल्प करते हैं इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं. ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगर जाइलम फाइबर की, तो जाइलम फाइबर प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, दे आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट जाइलम पेरेन्काइमा, तो ये फूड स्टोरेज करता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए, आपने क्या पढ़ा? 4 कंपोनेंट्स पढ़ लिए. इनमें से जो 3 है ना जाइलम के कंपोनेंट्स, ये डेड हैं. ठीक है, और एक जो है बस जाइलम पेरेन्काइमा, वही लिविंग है. अब एक और चीज, जब वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट के थ्रू, यानी कि जमीन से ऊपर की तरफ, तो ये किस तरह से हो रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी. और कभी भी पानी का एब्जॉर्प्शन लीव से आपने नहीं सुना होगा, है ना? एक्सेस वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द लीव्स, यानी कि लीफ यानी स्टेम, इस पाथ से तो कभी भी पानी नीचे की तरफ नहीं आता. तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक तरफ, यानी कि फ्रॉम रूट टू द शूट. बट अगर अब हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं कि फ्लोएम क्या काम करता है, तो सबसे पहले तो हमने बात कर लिया अबाउट जाइलम. आई होप वी आर क्लियर विथ व्हाट इज जाइलम. जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो उसमें वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है. इसके बाद फिर इसमें 4 एलिमेंट्स कंपोनेंट्स हमने पढ़े, जिसमें से जाइलम वेसल और ट्रेकियार्ड्स जो हैं ट्रेकियारी एलिमेंट्स बना रहे हैं, और वही सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा? हमें को ये पता चला कि इसमें सिर्फ 1 वे मूवमेंट है वाटर मिनरल का, जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी है. ठीक है, द नेक्स्ट component that is helping with transportation in the plant is phloem. phloem जो रहता है इसके भी 4 components हैं. इसमें present होता है sieve tubes,
companion cells, okay, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber, ओके। अब जैसे कि वहां पे भी कंपोनेंट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो है ना सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये मेनली हेल्प कर रहे हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और फूड का जो मूवमेंट है बिना एनर्जी के नहीं हो सकता, तो यानी कि इनको एटीपी चाहिए। तो जो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ना वो सीव ट्यूब्स को असिस्ट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए तो इनका नाम कंपेनियन है। कंपेनियन यानी हेल्पिंग हैंड्स, राइट। देन वी हैव फ्लोएम पेरेन्काइमा, जैसे कि जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। हियर इन फ्लोएम फाइबर, सॉरी इन फ्लोएम पेरेन्काइमा भी क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, एंड फ्लोएम फाइबर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट एज जाइलम फाइबर। सो इस तरह से ये फ्लोएम बना हुआ है। अब फ्लोएम में किस तरह का मूवमेंट है, सपोज ये मेरी प्लांट है, ओके। सो इस प्लांट में लीव्स में फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है, और प्रिपेयर्ड फूड जो है वो नीचे की तरफ गया और रूट्स में रहा। अब रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को स्टोर कर देते हैं। स्टार्वेशन की कंडीशन होगी, जैसे फॉलिंग ऑफ लीफ हो गया, तब प्लांट को सरवाइव कराने के लिए स्टोर्ड फूड काम आता है। यानी कि अब जो रूट में फूड स्टोर्ड था वो ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे भी हो रहा है और ऊपर भी हो रहा है। ऐसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं हो रहा, राइट। So it's not going down or going up, it's going both ways. तो movement of food हमेशा क्या है, bidirectional, और movement of water and mineral क्या था, unidirectional, from the roots to the shoot, okay. And इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी था, इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी भी है और टूवर्ड्स ग्रेविटी भी है। तो इस तरह से आप आराम से डिफरेंसेस लिख सकते हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सो योर आंसर विल बी कंप्लीटेड। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विथ आवर लास्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। Okay, so now let's start with very important and the last life processes of this chapter is excretion. Okay, सो एक्सक्रीशन क्या होता है और इजेशन क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मैंने बहुत सारी आंसर कॉपीज में देखा है। सो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इजेशन में हमारा कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व था, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व था, लेकिन एक्सक्रीशन में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, आपका प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। तो आपकी बॉडी से जब नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन जो रहता है हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से हो सकता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में किडनी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की बॉडी में किडनी ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगी, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं अमोनिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या तो अमोनिया होगा या फिर यूरिया होगा या फिर यूरिक एसिड होता है, जैसे कि ह्यूमंस में यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, सो इस वजह से हमको कहते हैं यूरिकोटैलिक। ओके, so depending on the waste organism can be ammonotalic, ureotalic or uricotalic. Okay, and the excretory organs of also different organism vary, जैसे कि नेफ्रीडिया जो होता है वो अर्थवॉर्म में होता है। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की तो उनमें प्रेजेंट होते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, सो यानी कि मेरा कहने का बस यही मतलब है कि सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग हैं, सभी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी अलग होंगे। हमारे को गिवन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ किडनीज और क्या प्रेजेंट है,
इसमें क्या प्रेजेंट है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन क्या है। अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो ये धीरे धीरे बाकी सारे ऑर्गन्स की रेगुलर फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है एक्सक्रीशन होने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है ऑस्मो रेगुलेशन। आपकी बॉडी को टेम्परेचर पर्टिकुलर फिक्स्ड है, उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है बेसिकली। जैसे मैंने इनवर्टिब्रेट्स का भी आपको एग्जांपल दिया था। इनवर्टिब्रेट्स में अर्थवॉर्म आते हैं, तो अर्थवॉर्म में मैंने बताया था आपको नेफ्रीडिया इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसके अलावा आपके इंसेक्ट्स भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, तो उनका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, अब हम बात करेंगे द वर्टिब्रेट्स। तो हम ही बात कर लेते हैं हमारी खुद की। तो हम वर्टिब्रेट्स हैं, तो हमारे अंदर क्या है, किडनी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, सो मैंने यही कहा आपको कि हर एक लिविंग इंडिविजुअल क्योंकि एक दूसरे से अलग अलग है स्ट्रक्चरली, तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेम होंगे। ठीक है, ये आपको क्लियरली मेंशन है कि सभी में अलग अलग तरह से आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में किडनी के अलावा लंग्स भी प्ले कर रहे हैं एक्सक्रीशन का रोल। कैसे, वो रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से, है ना, तो इस वजह से वो भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं। स्किन से आपके एक्सेस ऑयल और स्वेट रिमूव हो रहा है, तो वो भी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करते हैं। लेकिन ये सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपकी किडनी ही है। ठीक है, और ये सेकेंडरी एक्सक्रीशन कहलाएगा। प्राइमरी एक्सक्रीशन इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन योर बॉडी। ओके, सो अब हम बात करेंगे अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट है पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, ईदर साइड। ओके, नाउ ये ओपन होते हैं इनटू यूरेटर। ये यूरेटर है। यूरेटर विल ओपन इनटू अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, इट विल स्टोर यूरिन फॉर सम टेम्पररी टाइम। जब ब्लैडर फुल होता है, इज इट अ मस्कुलर ऑर्गन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा सेंड करते हैं सिग्नल टू द ब्रेन एंड द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज कंप्लीटेड देन। ओके, सो दिस इज हाउ ह्यूमन एक्सक्रीशन, like human excretory system is. So it has pair of kidney, the left one and the right one. Then there are ureters which are collecting urine and taking it to the urinary bladder. Bladder store करते हैं and urethra will send the signal to the brain so that the process of urination can be done. Okay, so let's talk about this. Kidneys has millions of functional units called nephron. nephron अब एक important topic है जिसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें millions of nephrons present होते हैं जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन का काम करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरेटर्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं यूरिन को, कलेक्ट्स यूरिन and take it to the bladder. Bladder will store urine. Okay, and then the urethra, which will be exerted by urinary bladder, and the signal will be sent to the brain. Okay, so now let's proceed ahead and have a look at this. What I told you, किडनी जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। यूरेटर्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके जा रहे हैं। ब्लैडर यूरिन को स्टोर करते हैं जब तक वो एक्सपेल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेफ्रॉन्स जो है दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि एल्वियोलाई जो थे वो फंक्शनल यूनिट थे कहाँ के, आपके लंग्स के। ओके, दे वर द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लंग्स, क्योंकि वहाँ पे वो ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा रहे थे। राइट, यहाँ पे नेफ्रॉन्स आपके बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है यहीं पे। ओके, तो दे आर द फंक्शनल यूनिट। और आप देख सकते हो इसका डायग्राम, जनरली डायग्राम आता है बोर्ड्स में,
और ABCD आपको लेबलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप कर सकते हो लेबलिंग आराम से, ठीक है। सो इस तरह से ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में आप देख सकते हो दिस इज द बोमन्स कैप्सूल, ओके, दिस बोमन्स कैप्सूल, देन यू कैन सी द टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनसाइड, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल कलेक्टिवली बनाते हैं मालपीजियन बॉडी, ओके। यहाँ पे मालपीजियन बॉडी है लेकिन वो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कहाँ पे होते हैं, इंसेक्ट्स में होते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस है वो आगे जाके डक्ट्स में ओपन होता है। तो कौन कौन से डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में, सॉरी नेफ्रॉन में? इट्स अ PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ओके। देन वी हैव लूप ऑफ हेनले, ओके। Then there is DCT, that is distal convoluted tubule। मैं लिख देती हूँ proximal convoluted tubule। Then we have DCT यानी कि distal convoluted tubule, ठीक है। अब इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ओके। कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है यूरेटर में, ठीक है। तो ये आपका नेफ्रॉन है। अब हर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में आप पढ़ेंगे। स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं, इट्स we will be learning, before which you can have a look at what is the different part of the nephron is working out for you। जैसे glomerulus is helping with the sieving, जैसे आपने sieving देखी होगी, we are sieving, filtrate जो है वो अलग चला जाता है या फिर filtration, और हमारे पास ऊपर suspended impurities रह जाती हैं, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से अभी क्या होगा कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड में से प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाएगा और इम्प्योरिटीज इन डक्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। अब ये जो डक्ट्स हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट और कुछ वाटर एक्सेस अमाउंट में भी रहेगा, जो कि बॉडी से रिमूव नहीं हो सकता। तो जो डक्ट्स होते हैं उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसे कि जो लूप ऑफ हेनले है, व्हाट इज दैट डूइंग, ये हेल्प कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में। कैसे? क्योंकि ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो भी वाटर आयंस और न्यूट्रिएंट्स जो कि रह गए हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फर्स्ट द स्टेप ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज डन, देन वी हैव these tubules where the process of reabsorption will be done, okay। different part of nephron पे अलग अलग components का reabsorption आप देख रहे हैं, जैसे loop of Henle में concentration of the urine, then PCT में water salt का भी reabsorption हो रहा था। इसके अलावा जो DCT है वो आपके यूरिन में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो रहते हैं वो यूरिन को कलेक्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ यूरिन जो कि कॉन्सेंट्रेट होकर फाइनली बनेगी वो ADH हॉर्मोन्स जो हैं यानी कि एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन ने काम किया है ये किन स्टेप्स में किया है, तो है देख लीजिए ये पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो आप देख सकते हो यहाँ, फर्स्ट स्टेप इज नोन एज फिल्टरेशन, ओके। और आपको कहीं किसी बुक में अल्ट्रा फिल्टरेशन भी दिख सकता है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है ग्लोमेरुलस में, और जो आपका रिमेनिंग मटेरियल है जिसको बॉडी से रिमूव होना है दैट विल बी पास टू द डक्ट्स, दैट इज PCT, जहाँ पे होगा स्टेप ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, ओके। रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा और जो भी एक्सेस वाटर सॉल्ट्स वो होंगे वो रीएब्जॉर्ब होके बॉडी में रिटेन करेंगे, एंड द अदर half of the filtrate will be passed to the collecting duct and the process of secretion will be done, okay। And then collecting duct will be collecting the urine, taking it to the ureter will further उसको लेके जाएगा urinary bladder में जहाँ वो temporarily store होगी। and जैसे ही completely the process of urine formation हो जाएगा, bladder is full now, so it will start exerting pressure। जैसे pressure exert होगा
तो यूरेथ्रा ब्रेन में सिग्नल सेंड करेंगे एंड देन द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन विल बी डन। ओके, नाउ ह्यूमंस आर नॉट ओनली जो कि एक्सक्रीशन कर रहे हैं या फिर कोई एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, जैसे कि फॉलिंग ऑफ लीफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, कुछ एडवर्स कंडीशन में प्लांट्स को वाटर रिटेन करना होता है, उस कंडीशन में लीफ की फॉलिंग होती है। इसके अलावा रेजिन्स, गम्स, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के। रूट्स भी एक्सेस सॉल्ट को इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्सुडेट्स रिलीज करते हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस भी आप प्लांट्स में ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो हियर वी आर डन विथ आवर चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे और आप इसको ध्यान से डिटेल से देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, और ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए प्लीज़ लॉग इन टू शिक्षास्त्र एजुकेशन, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर डिटेल्स। स्टे ट्यून्ड।